Hi, hello, good morning. And I'm back with a new look and with a new case scenario, that is case scenario 17. Mrs. Chanchal, age 45, provides the following data of her gross receipt for financial year 24-25 and 25-26. She is engaged in agency business along with providing services as ट्रॉट कार्ड रीडर। वो कार्ड रीडर, वो ज्योतिषी वगैरह ना, वो काम है उनका। फीस जनरली एंगेज्ड इन कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट। तो उनका ये जो बिजनेस है, उनका ये जो प्रोफेशन है, उसमें कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट जनरल बेसिस में होता रहता है। इट मीन्स कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट का जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई रहता है जनरली। फाइनेंशियल ईयर 24-25 रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस 1 crore 5 lakhs, receipt from profession 47 lakhs, total gross receipt 1 crore 52 lakhs. For financial year 25-26, receipt from business 98 lakhs, receipt from profession 49 lakhs, and gross receipt 1 crore 47 lakhs. She paid a amount of 12 lakhs to a contractor for polishing her old furniture in her self-occupied house property on 12th April 2025. Further, on 5th June 2025, she has taken services from renowned interior designer for the same residential house property, for which she paid 2,50,000. कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है 12 लाख रुपया, इंटीरियर डिजाइनर को पेमेंट करती है 2,50,000 रुपया फॉर ए सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 28th May 2025, she sold one commercial property for 50 lakhs. Stamp duty value on the date of registration is 58 lakhs. Value adapted for stamp duty was 54 lakhs on the date of agreement. Part payment by account pay check was received on the date of agreement. It was purchased for 40 lakhs on 28th June 2023. कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन का डिटेल्स आपको दे रखा है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर से उसे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रखा था फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, दैट इज 5,50,000। ड्यूरिंग द ईयर मिसेस Chanchal incurred a loss of 70 lakhs while trading in agricultural commodity derivative, no CTT paid. Ms. Chanchal has opted out of default tax regime under section 115 BSC for assessment year 26-27. For assessment year 26-27, Mrs. Chanchal न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रखी हैं। इट मीन्स वो ऑप्ट इन कर रखी हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को। कंसिडरिंग दिस गिवन सिनेरियो वी हैव टू सॉल्व दिस 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है अपने को, ये 4 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। इज मिस चंचल liable to tax audit under Income Tax Act 1961 for previous year 25-26? क्या previous year 25-26 के लिए मिस चंचल जी को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा? सर, टैक्स ऑडिट तभी करवाना पड़ता है अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड करता है 1 CR, एक्सीड करता है 1 CR। ये जो आपके बिजनेस का टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीप्ट है, इफ इट इज मोर देन 1 CR, इन दैट केस आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर आपका प्रोफेशन है, अगर आपके प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड करता है 50 lakhs, इन दैट केस आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन सर, ये बिजनेस रिलेटेड जो पॉइंट मैंने बोला ना, अगर एक बिजनेस का टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एक्सीड करता है 1 CR, इन दैट केस उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर, यहां पर एक और क्लॉज भी था। सर, वो क्लॉज ये कहता था, अगर आपका ये जो बिजनेस है ना, आपका ये जो बिजनेस है, अगर उसका कैश रिसीप्ट is up to 5% of total receipt and its cash payment is up to 5% of total payment, in that case this limit of 1 CR will be replaced with 10 CR.
अगर आपका कैश रिसिप्ट इज अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड योर कैश पेमेंट इज अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट, इन दैट केस नो नीड टू डू any tax audit if your turnover or gross receipt of your business is up to 10 CR. अगर आपका turnover and gross receipt exceed करता है the limit of 10 CR, in that case आपको tax audit करवाने का applicability आता है. अब सर यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है मिस चंचल का जो बिजनेस है एंड जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में जनरली कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट होता ही रहता है. इट मीन्स वो जो 5% वाला कंडीशन है, वो 5% वाला कंडीशन तो सर यहां पर कंप्लाई नहीं होने वाला, पहली बात. तो फिर सर वो 10 करोड़ वाले लिमिट के बारे में हमें सोचना ही नहीं है. अपने को बिजनेस के लिए 1 करोड़ वाला लिमिट देखना है, प्रोफेशन के लिए 50 लाख वाला लिमिट देखना है. ठीक है सर, अब अपने को चेक करना है क्या उन्हें फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्या उन्हें प्रीवियस ईयर 25-26 में टैक्स ऑडिट करवाना है. सर प्रीवियस ईयर 25-26 का उनका बिजनेस का जो टर्नओवर है दैट इज 98 लाख एंड उनके प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसिप्ट है दैट इज 49 लाख which is within the limit of 1 CR and 50 lakhs. Hence उन्हें टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है. टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू मिस चंचल. So your option B is correct. No, as gross receipt from business or profession are below the specified threshold limit of 1 CR and 50 lakhs. टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, with respect to payment made to contractor and interior designer during previous year 25-26, Miss Chanchal consulted various persons and they have the following views. क्या views है उनके, एक बार देख लेते हैं. She is required to deduct tax at source under section 194C and 194J since her turnover from business for previous year 24-25 exceeds 1 crore. अब सर यहां पर ना आपको ये समझना पड़ेगा, मिस चंचल जो पेमेंट किए हैं इंटीरियर डिजाइनर को एंड जो पेमेंट किए हैं कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्कुल सर ये पेमेंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C एंड 194J. लेकिन अगर आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो, in that case no need to deduct any TDS under section 194C and 194J. दोबारा रिपीट करता हूं, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड पेमेंट टू इंटीरियर डिजाइनर is eligible for deduction of TDS under section 194C and 194J. लेकिन अगर एक इंडिविजुअल और HUF कोई पेमेंट कर रहा है रिलेटिंग टू पर्सनल पर्पस, एनी पेमेंट रिलेटिंग टू ए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, एनी पेमेंट relating to a personal professional service, in that case no need to deduct any TDS under section 194C and 194J. और यहाँ पर जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए ही हो रहा है. जो घर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, उस घर के फर्नीचर के पॉलिशिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जा रहा है एंड उस घर के डिजाइनिंग के लिए इंटीरियर डिजाइनर को पेमेंट किया जा रहा है. सिंस दिस पेमेंट आर पर्सनल नेचर पेमेंट, हेंस TDS under section 194C and 194J will not be applicable. Point I गलत है. She is required to deduct tax at source under section 194M on both the payment. Yes sir, ये मेरे को सही लग रहा है सर थोड़ा बहुत. सर जो ट्रांजेक्शन्स कवर नहीं होते थे 194C, 194J एंड 194K में ड्यू टू पर्सनल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और ड्यू टू लिमिट इन टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीप्ट, सर वो ट्रांजेक्शन्स हम कवर करते थे 194M में. बट 194M का भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट था. 194M तभी एप्लीकेबल होता है इफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख. क्या यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया गया है? नहीं सर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया गया है 12 लाख रुपया एंड इंटीरियर डिजाइनर को पे किया गया है 2,50,000 रुपया. इन दोनों ही ट्रांजेक्शन में द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 lakhs हैज नॉट बीन एक्सीडेड, हेंस TDS अंडर सेक्शन 194M विल नॉट बी एप्लीकेबल. आगे बढ़ते हैं. She is not required to deduct tax at source neither under section 194C nor under section 194J since amount is paid for personal purpose. ये करेक्ट है सर.
C is not required to deduct tax at source under section 194M since the payment to each individual does not exceed 50 lakhs. Again sir ये भी correct है. So your option 3 and option 4, consultancy under option 3, consultancy under point 3 and point 4 are correct. And यहाँ पर आपको पूछ रहा है which views are correct. So option A is correct, that is point 3 and point 4 views are correct. Views in point 3 and point 4 are correct. So your option A is your right answer. What is the amount and nature of capital gain chargeable to tax in the hand of Miss Chanchal? मिस चंचल के हाथ में कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है? सर कैपिटल गेन कौन से ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है? सर ये वाले ट्रांजेक्शन. सर 28 मई 2025 को उन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी सेल किया है 50 लाख रुपए में. उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का आपको एसटीबी दे रखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का 58 लाख एंड एसटीबी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट 54 लाख. अब बात है कि सर कौन से डेट का एसटीबी अपने को कंसीडर करना है? सर जनरली तो हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसटीबी कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट तक उन्हें दैट इज आपके सेलर को पार्ट कंसिडरेशन और फुल कंसिडरेशन रिसीव हो गया है थ्रू बैंकिंग चैनल, इन दैट केस हम डेट ऑफ एग्रीमेंट का एसटीबी भी कंसिडर कर सकते हैं. और अगर आप यहां पर देखें पार्ट पेमेंट by account pay check was received on the date of agreement. So up to date of agreement, out of total consideration, a part consideration was received by the seller from the buyer through बैंकिंग चैनल थ्रू अकाउंट पे चेक. सो इन दिस केस हम एसटीबी कंसीडर करने वाले हैं डेट ऑफ एग्रीमेंट का. डेट ऑफ एग्रीमेंट का एसटीबी आपको दे रखा है 54 लाख. अब सर इसको अपने को कंपेयर करना रहता है विथ 110% ऑफ कंसिडरेशन. सर 110% ऑफ कंसिडरेशन दैट इज 50 lakhs. सर दैट विल बी 55 lakhs. So 110% of consideration is 55 lakhs and your STB is 54 lakhs. So STB does not exceed 110% of consideration, and in such situation your FVOC is equal to कंसिडरेशन अमाउंट 50 lakhs. बट अगर यहाँ पर एचडीबी एक्सीड करता 110% ऑफ कंसिडरेशन को, इन दैट केस एफबीओसी इज इक्वल टू दैट एचडीबी. बट यहाँ पर आपका जो एफबीओसी है दैट विल बी 50 lakhs. सर एफबीओसी तो अपना क्लियर है 50 lakhs. अब सर अपने को कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना पड़ेगा. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 40 lakhs. 50 lakhs लेस 40 lakhs, 10 lakhs is your capital gain. नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? सर सेल हो रहा है 28 मई 2025 को, परचेज हुआ था 28 जून 2023 को. इट मीन्स पीरियड ऑफ 2 years हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का जो period of holding है that is less than 2 years, hence this commercial property will be considered as a short term capital asset. Hence this gain of 10 lakhs will be considered as a short term capital gain. So short term capital gain of 10 lakhs, that is option B. Last, what is the amount of loss which can be carried forward to assessment year 27-28 assuming that business income of 45 lakhs and income from profession is 25 lakhs in previous year 25-26. अगर previous year 25-26 में उनका बिजनेस इनकम जो उनका एजेंसी वाला बिजनेस था वहां से बिजनेस इनकम आ रहा है 45 lakhs का एंड प्रोफेशन से इनकम आ रहा है 25 lakhs का, व्हाट इज द लॉस जो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सर लॉसेस का क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है? सर लॉसेस का एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनलिस्टेड शेयर्स 5,50,000. सर क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो मेरा 10 lakhs का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं सर, ये जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है. दिस कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. हेंस दिस 5,50,000 will be carried forward to next assessment year. सर ये तो कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है, ये एडजस्ट नहीं हो सकता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, और एनी अदर हेड के इनकम के साथ एडजस्ट होने का तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल इनकर्ड ए लॉस ऑफ 70 lakhs while trading in एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी डेरिवेटिव. सर एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी डेरिवेटिव में वो ट्रेड कर रही थी, उनको लॉस हो गया 70 lakhs का. सर मुझे शायद ये
स्पेकुलेटिव बिजनेस लग रहा है, क्योंकि सर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव सर यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी तो होगा नहीं, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स तो होने नहीं वाला, तो इसको हम सर स्पेकुलेटिव बिजनेस कह सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स तो नहीं होने वाला, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सर ये आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस लग सकता है, बट एक बार स्पेकुलेटिव बिजनेस का नोट्स निकाल के चेक कर लेना, उसका एक्सेप्शन चेक कर लेना। ऐसे भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होता, बट फिर भी हम उनको स्पेकुलेटिव बिजनेस कंसिडर नहीं करते। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस मीन्स वो बिजनेस जहां पर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होता। अब देर आर सम एक्सेप्शंस, देर आर सम बिजनेस जहां पर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होता, फिर भी हम उनको स्पेकुलेटिव बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते, हम उनको नॉर्मल बिजनेस ही कंसिडर करते हैं, एंड दिस इज ए एक्सेप्शन। यहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी, ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव इज a normal business, it is not a speculative business, even though यहाँ पर actual delivery of goods नहीं हो रहा है। so ये जो लॉस है, this is a normal business loss, तो ये normal business loss को मैं normal business के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकता हूं, और आपके नॉर्मल बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं दैट इज 45 lakhs एंड 25 lakhs, दैट इज 70 lakhs। सो आपका पीजीबीपी का प्रॉफिट है 70, पीजीबीपी का इनकम है 70 lakhs का, एंड पीजीबीपी हेड में आपको लॉस हो रखा है 70 lakhs का। इन दोनों को अगर मैं सेट ऑफ कर दूं, नॉर्मल पीजीबीपी गेन आपका 70 lakhs है, नॉर्मल पीजीबीपी लॉस आपका 70 lakhs है, दोनों को सेट ऑफ कर लेंगे। सो कैरी फॉरवर्ड होने के लिए कौन सा लॉस बाकी रह गया? सिर्फ और सिर्फ दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 5,50,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। इन दैट केस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो answers B, A, B, A, B, A, B, A. With this case scenario 17 is complete. Next मिलते हैं case scenario 18 में।